नमस्कार दोस्तों, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरी कोशिश रोज़ की रहती है कि आपसे जुड़ूँ, राजनीति की चर्चा करूँ और जब राजनीति की बात करता हूँ, तो ज़ाहिर है कि उस जगह पर चलना चाहिए, जहाँ राजनीतिक गहमा-गहमी ज़्यादा है, हलचल बहुत अधिक है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है और ज़ाहिर है, अभी एक ही स्टेट है बिहार, जहाँ इस साल चुनाव होने जाने हैं। और बिहार में आज की तारीख में 2 लोग लगातार आ जा रहे हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की संख्या अगर आप देखें तो इस साल वो विक्रमगंज की रैली के साथ-साथ कुल 4 दफा बिहार जा चुके हैं। तो 6 महीने को ले लूँ तो। और राहुल गांधी भी अब तक 4 बार इस साल बिहार जा चुके हैं। 6 तारीख को वो फिर बिहार जा रहे हैं नालंदा। नालंदा मतलब नीतीश कुमार का अपना ज़िला और वहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा का सम्मेलन करने वाले हैं। अब बिहार की राजनीति में राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी अगर हो जाता है तो एनडीए के लिए खेल कितना आसान हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। बिहार के लोग कहीं बेहतर समझेंगे। बिहार ना सिर्फ देश की राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करने वाला राज्य है, बल्कि बिहार के जितने लोग हैं, उनको राजनीति की रग-रग समझ आती है और उसके हर मामले से वाकिफ़ होते हैं। कौन-सा व्यक्ति, कौन-सा नेता क्या कह रहा है, उसके मायने क्या हैं और किन दलों के बीच में गठबंधन हो रहा है, तो उसका असर क्या होगा और जिनका पत्ता साफ हुआ है, उसके पीछे का खेल क्या होगा, वो पत्रकारों के कहने से पहले खेत खलिहान, गाँव, कस्बे, शहर में चर्चा रहती है और लोग जानते हैं। अब राहुल गांधी ने अगर महागठबंधन की कमान अपने हाथ में ले ली, जैसा कि उनको लगता है या कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि बार-बार की जो बिहार की यात्राएँ हैं, उससे कांग्रेस राहुल गांधी के ज़रिए सियासी माहौल को और ज़मीन पर लोगों को, जनाधार को हलचल में रखे। वहाँ अपनी मौजूदगी वो बना करके, जता करके रखे। इससे पहले राहुल गांधी दरभंगा गए थे, आपको याद हो दरभंगा में वो जिस हॉस्टल में जाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ प्रशासन ने रोका लेकिन तब भी वो गए और जो दलित छात्र थे उनके साथ उन्होंने इंटरैक्शन किया था, मामला दर्ज हुआ था। और इस तरह के बवाल जो होते हैं, वो सियासी फ़ायदे के लिहाज से बेहतर माने जाते हैं और राहुल गांधी को अब ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि ये सब भी ठीक ही है और वो बार-बार करते हैं। चाहे उनकी अपनी यात्रा रही हो या फिर इस तरह के शोज़ या रैलियाँ, वो कुछ न कुछ ऐसा ढूँढते रहते हैं जिससे वो चर्चा में रहें। कभी वो धान के खेत में चले जाएँगे, कभी करोल बाग के दुकानदारों के बीच चले जाएँगे, कभी ट्रक वाले के बगल में बैठ जाएँगे। ये तमाम तिकड़म आज़माते हैं वो ताकि राजनीति में उनकी अपनी प्रासंगिकता, चर्चा, भूमिका बनी रहे। अब वो कितनी बनी है, चुनाव नतीजे बताते हैं। ज़ाहिर है कोई न कोई कारण है, कोई न कोई कमी संगठन के भीतर है और राहुल गांधी के अपने नेतृत्व को भी उनको खुद देखना, समझना, आज़माना चाहिए कहाँ चूक हो रही है। बहरहाल, अब जो 5वीं यात्रा बिहार की है, उस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के लोग ही नज़र आएँगे और नरेंद्र मोदी जब यात्रा करते हैं, नरेंद्र मोदी के जो शोज़ होते हैं, वहाँ देखेंगे आप तो एनडीए के सभी दल के नेता रहते हैं। वो चिराग पासवान रहेंगे, जीतन राम मांझी रहेंगे, नीतीश कुमार रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, नरेंद्र मोदी रहेंगे, बीजेपी के बाकी तमाम नेता रहते हैं। तो यह जो तस्वीर होती है, हर तस्वीर का राजनीति में अपना एक मैसेज है और उस मैसेज का लोगों के बीच में असर है। राहुल गांधी की यात्राएँ जितनी होती हैं, उसमें तेजस्वी यादव या फिर लेफ्ट पार्टी के नेता नज़र नहीं आएँगे। यह मैं 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी कह सकता हूँ। कि साथ-साथ आने की गुंजाइश बहुत कम होती है, ना के बराबर और यह मैसेज भी जाता है। अब इस तमाम तरह के मैसेज यानी कि एनडीए के नेता एक साथ, एक मुश्त, एक मंच पर दिखते हैं और महागठबंधन के नेताओं के साथ ऐसी स्थिति नहीं बनती है, नहीं दिखती है अमूमन, तो फिर चुनाव नतीजों में बड़ा अंतर आना चाहिए। महागठबंधन जिस तरीके से तैयार हुआ
उसने पिछली बार के चुनाव में 110 सीटें जीती, विधानसभा चुनाव की बात करूँ और 125 एनडीए के हिस्से में, यानी कि फासला बहुत नहीं था सीटों का। इसका कारण ये है कि बिहार में वोट का सारा खेल जात के आधार पर चलता है और जातियों की लामबंदी और जातिगत समीकरण को जो लोग साधते हैं, सीटों की संख्या उनके हक में आती है। बीजेपी ने इस बार अगर जातिगत जनगणना को हामी देकर के या कैबिनेट के ज़रिए उसको मंजूरी देकर के बिहार चुनाव में उतरने का मन बनाया, यानी कि चुनाव से पहले ही इस पर उसने हरी झंडी दे दी। कारण ये है कि वो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की जो जातिगत जनगणना की आवाज़ थी, उसको उसने खत्म करना चाहा और वो हथियार उसने कुंद कर दिया। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जात के बाहर राजनीति करने और चुनाव नतीजों को लाने की कोशिश अगर आप करते हैं, तो ये कभी-कभार तो संभव है। मैंने कई बार प्रशांत किशोर को देखा, सुना है। वो कहते हैं कि 89 में क्या हुआ? विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने। 96 में वाजपेयी बने, उस समय क्या हुआ? मनमोहन सिंह की सरकार आ गई, उस समय क्या हुआ? वो 2-3 उदाहरण देते हैं कि अचानक से नरेंद्र मोदी 2014 में कैसे आ गए? कौन-सी जातियाँ थी? जातियों की जकड़बंदी टूट गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, कौन-सी जातियाँ थी? जकड़बंदी टूट गई, लोगों ने दिया। इस तरह के मुद्दे देश में कभी-कभार पैदा होते हैं। सामान्य स्थितियों में चुनाव होते हैं, उन चुनावों को आप जो नॉर्मल पैटर्न है, उसी पैटर्न के लिहाज से देखिए, जानिए, समझिए, उनके समीकरण को साधिए और चुनाव नतीजों के बारे में अनुमान लगाइए। इससे परे अपवाद जो होते हैं, उनका सामान्यीकरण आप नहीं कर सकते। जनरलाइज़ेशन उनका नहीं होता है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह एक बड़ा मुद्दा था बोफोर्स का और उस मुद्दे पर उन्होंने देश को लामबंद कर दिया। नरेंद्र मोदी इसलिए कि मनमोहन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले इतने ज़्यादा थे और नरेंद्र मोदी एक उम्मीद के तौर पे इतना बड़ा फिगर बन के उभरे कि जातियाँ वहाँ टूटी। यहाँ तक कि मज़हब के दायरे भी टूटे। ये कभी-कभार होता है। तो जातियों का समीकरण साधने में कांग्रेस बिहार में नाकाम है और कांग्रेस महागठबंधन के लिए एक तरह से बोझ है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछला चुनाव 70 सीटें मिली कांग्रेस को और 70 में से 19 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत करके आए। 144 सीटों पर आरजेडी लड़ी, उसने 75 सीटें जीती, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। स्ट्राइक रेट की बात मैं कर रहा हूं। आप 70-72 में से 19 सीटें और 19 सीटें मिली लेफ्ट पार्टीज को, वो 12 जीत करके आ गई। सीपीआई-एमएल का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है। तो राहुल गांधी की यात्राओं के पीछे अगर जातिगत लामबंदी है, तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे? क्योंकि आरजेडी की पूरी राजनीति जो है, वो जाति और मज़हब के आधार पर चलती है और बदकिस्मती आरजेडी की ये है कि वो पिछड़ों में यादवों और धर्म में मुसलमानों के गठबंधन के अलावा अपने दायरे को बढ़ाने में बार-बार वो नाकाम रहती है। इसलिए टिकट के बँटवारे में थोड़ा बहुत जब खेल किया जाता है, तो नतीजे उनके पक्ष में आते हैं। राहुल गांधी के साथ जब तक महागठबंधन के बाकी दल नहीं जुड़ते हैं और राहुल गांधी अपने बूते कांग्रेस को मजबूत करने, कांग्रेस संगठन के ज़रिए अपनी सीटों की संख्या जो चुनाव लड़ने की है, बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वो तेजस्वी यादव और आरजेडी नहीं मानेंगे। बिहार में आपको बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ेगा और वो आरजेडी है। आरजेडी के बगैर आप बिहार में चलेंगे, तो आप मुँह की खाएँगे। लोकसभा चुनाव में भी अगर 9 सीटें विपक्ष ने ले लीं, तो आरजेडी के साथ कांग्रेस मिलके लड़ी और लेफ्ट पार्टियां लड़ी इसलिए। अगर आरजेडी से हट करके कांग्रेस लड़े तो उसको अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। तो सिर्फ यात्राएं करने से बात नहीं बनती है। उन रैलियों से पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक या अलग-अलग नाम से जो आप संवाद करते हैं, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, उससे जमीन पर आपकी पकड़ बनती है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि कांग्रेस का जो सांगठनिक ढांचा है, वो बिहार में ध्वस्त है। अलबत्ता कांग्रेस से कहीं बेहतर प्रशांत किशोर हैं।
प्रशांत किशोर ने 2022 से जो अपनी यात्रा शुरू की 2024 अक्टूबर तक 2 साल, 2 अक्टूबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 तक, जब 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की, तो 2 साल में उन्होंने एक बड़ा जनाधार खड़ा किया, लोगों को कन्विंस किया और बताया कि 35 साल का जो शासन रहा है, लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार तक का, उस शासन में आपने क्या पाया, बिहार को क्या मिला और आपके बच्चों के लिए आगे क्या है। एक नैरेटिव प्रशांत किशोर ने तैयार किया, एक बेस उन्होंने अपना तैयार किया और अब भी 4 महीने के दौरे पर हैं, तो उनको पता है कि मुझे जातियों और मज़हब, धर्म, इनके बीच में कैसे अपने समीकरण साधने हैं और किस तरह से अपनी बात रखनी है। तो वो एक मिडल पाथ लेकर के चल रहे हैं। वो पाथ ज़ाहिर है कांग्रेस की हो सकती है, लेकिन कांग्रेस वहाँ है नहीं। तो कांग्रेस को सिर्फ़ आरजेडी की सवारी करनी पड़ेगी। और जब आप आरजेडी की सवारी करेंगे, तो आरजेडी के मनमाफ़िक ही आपको सीटें मिलेंगी और संख्या भी उनकी उतनी ही रहेगी जितनी आरजेडी चाहेगी। क्योंकि पिछली बार आरजेडी के नेताओं ने बार-बार कहा कि अगर कांग्रेस के साथ हम नहीं लड़े होते या कांग्रेस की सीटों की संख्या हमने कम की होती, आरजेडी और लेफ्ट को दिया होता, तो शायद हम सरकार बना गए होते। तो कांग्रेस के साथ ये बड़ा ड्रॉबैक है, स्ट्राइक रेट नहीं है। और नरेंद्र मोदी जब बिहार में जाते हैं, तो अब वो क्या विक्रमगंज की रैली का ज़िक्र मैं करना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी ये कहने लगे हैं कि दरअसल 2005 से 2025 20 साल नीतीश कुमार बिहार में रहे, विकास रहा। एनडीए की सरकार बिहार में तो रही और एनडीए की सरकार ने पुरज़ोर कोशिश की कि बिहार विकास के रास्ते पर बहुत तेज़ी से बढ़े, लेकिन 2014 के बाद जो रफ्तार बढ़ी है, वो उससे पहले नहीं बढ़ी क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार ने नीतीश कुमार के साथ 36 का आंकड़ा रखा, इसलिए एनडीए की सरकार जो बिहार में थी, जो बिहार के विकास और बेहतरी के लगातार प्रयासरत थी, वो अपने मंसूबे में, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रही थी, क्योंकि ऊपर की सरकार जो थी मनमोहन सिंह वाली, कांग्रेस वाली, वो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, बिहार विरोधी है, उसने सहयोग नहीं किया। एक नैरेटिव। और दूसरा नैरेटिव ने कहा कि 2014 के बाद जब से एनडीए की सरकार दिल्ली में आई, बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ी। हमने फंड ज़्यादा दिए और जहाँ-जहाँ भी ज़रूरतें थीं, वहाँ-वहाँ उसकी भरपाई की। आज की तारीख में बिहार में सड़कों का जाल, बिजली और बाकी सारे बंदोबस्त, ये सब कुछ जो है, चाहे वो मखाना कॉरिडोर हो या फिर बिहार के दूसरे हिस्सों में उद्योग, कल कारखाने लगाने की योजनाएँ हों या सड़कों का जाल बिछाना हो। ये सब कुछ 2014 के बाद जो रफ्तार देख रहे हैं आप, वो इसलिए है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार का होना बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दूसरा नैरेटिव। अब इन दोनों नैरेटिव की काट आपको तैयार करनी है। तो आपको आंकड़ों के ज़रिए जाना पड़ेगा कि 2005 से लेकर के 2014 तक जब दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, तो आपने क्या किया? और 2014 के बाद मोदी की सरकार डबल इंजन सरकार है, तो यहाँ क्या हो रहा है? जब तक आप इस आधार पर एनडीए को और नरेंद्र मोदी को काटने की तैयारी नहीं करते हैं, आप उस तरीके से मोर्चा नहीं सँभालते हैं, तब तक सिर्फ़ इस तरह से रैलियों को कर लेने या फिर थोड़ा बहुत हंगामा करके मीडिया में हेडलाइन ले लेने से बिहार का चुनाव जीता नहीं जा सकता है। राहुल गांधी और कांग्रेस को सबसे पहले ये करना चाहिए कि महागठबंधन के जितने भी दल हैं, आपने कहा कि हमने सीटों का बंटवारा कर लिया जी। अंदर खाने अभी तक आप कह रहे हैं कि हो गया है, वो हो जाए। लेकिन जब तक आप ये ऑप्टिक्स नहीं देते हैं कि कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, ये सारे के सारे दल और इनके नेता एक मोर्चे पर हैं और हम सामने वाले गठबंधन के मुकाबले में उसी ताकत के साथ खड़े हैं, उसी तैयारी के साथ खड़े हैं, तब तक वो मैसेज लोगों में नहीं जाएगा। और ओवैसी साहब हैं, पिछली बार के चुनाव में 5 सीटें निकाल दी। ये दीगर बात है कि सब के सब आरजेडी ने अपने हिस्से में ले लिए, सबको मिला लिया। वो कह रहे हैं कि हम महागठबंधन के साथ लड़ना चाहते हैं। ओवैसी को महागठबंधन में शामिल आप करेंगे तो उनको सीटें आप देंगे और आरजेडी सीटों को देने में कांग्रेस का कोटा काटेगी और जाहिर है ओवैसी को साथ लेने में सीमांचल के इलाकों की सीटों को छोड़ना पड़ेगा। तो एक चैलेंज है और जैसे ओवैसी को साथ नहीं लेते हैं, वैसे ओवैसी सीमांचल के इलाकों में खास करके और मुस्लिम बहुल इलाकों में आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएँगी। प्रशांत किशोर के पास अगड़ों
का वोट तो हो सकता है, लेकिन जितना वो पिछड़ों और मुसलमानों का वोट लेकर के चल रहे हैं, आप उस समीकरण को देखेंगे, उनको अगर 5 से 6% वोट आता है, तो ज़ाहिर है उसका ज़्यादातर महागठबंधन का होगा। तो प्रशांत किशोर आपका चैलेंज है, ओवैसी आपके लिए चैलेंज है और आपके भीतर कांग्रेस की सीटों की संख्या अगर 70-72 पहले की तरह रहती है, तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो जितनी आसानी से बिहार के बारे में लोग आंकड़ा लगाते हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, एनडीए ध्वस्त हो जाएगा या एनडीए के लिए इस बार महागठबंधन बहुत बड़ी मुसीबत है, उनको बारीकी से बिहार में सियासी समीकरणों को, नेताओं और उनकी पार्टियों के जनाधार को और पब्लिक के मूड को समझना चाहिए। और जब तक आप नहीं समझते हैं, तब तक आप कुछ भी कहेंगे, वो बेमानी है, उसका कोई आधार नहीं है। तो राहुल गांधी छठी यात्रा कर रहे हैं, वो 60वीं भी कर लेंगे। उसका तब तक असर नहीं है, जब तक आप महागठबंधन के भीतर से एक मैसेज नहीं भेजते हैं कि ये सारे दल, ये सारे नेता, इनकी नीति, रणनीति सब बिहार के लिए एकजुट है, लामबंद है, तब तक वो ताकत आपको मिलेगी नहीं, जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए के पास है। उनके पास नीतीश कुमार है। आप उम्र हावी है, ये कह करके नीतीश कुमार को खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बेदाग नेता हैं। नरेंद्र मोदी बेदाग हैं, उनकी अपनी एक इमेज है। और अब सिंदूर ऑपरेशन के बाद से एक अलग तेवर में है वो। तो ऑपरेशन सिंदूर, बिहार को उन्होंने 50,000 48,000 करोड़ का अभी एक बड़ा गिफ्ट दे दिया। वो बार-बार जाएँगे। नीतीश कुमार जैसा नेता उनके पास है। बीजेपी का सांगठनिक ढांचा है और चिराग पासवान जैसा एक यंग लीडर है जिसके पास अपना भी वोट बैंक है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जो स्थानीय तौर पर समीकरण साध सकते हैं, ये सब हैं। और बाकी प्रशांत किशोर, ओवैसी ये जैसे लोग मैदान में हैं और तब महागठबंधन है। अब इन स्थितियों को अगर आप देखते हैं, समझते हैं और बिहार में वोट देने के पैटर्न को, मुद्दों को, नेता की इमेज को, उसके असर को सही तरीके से जाँचते-परखते हैं, तो बिहार के चुनाव नतीजों और बिहार के चुनावी माहौल, इन दोनों को आप जोड़ करके देखने की हैसियत में रहेंगे या ठीक से आप इसको समझ सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी की नालंदा की यात्रा होनी चाहिए। पार्टी वहाँ जिस तरीके से कमज़ोर है, वहाँ नेता जाएगा, खड़ा होगा, लड़ेगा, भिड़ेगा तो कोई हलचल तो पैदा होगी। कुछ न कुछ तो बेहतर पार्टी के लिए होगा। लेकिन अकेला चना बिहार में भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ये तय है। राहुल गांधी के बूते कांग्रेस बिहार में कुछ नहीं कर सकती है। उनको संगठन की शर्तों को, संगठन की शक्ति को यानी कि मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ और उसके ज़रिए चुनाव नतीजों में होने वाले असर को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि मैं ही लीडर हो जाऊँगा और कांग्रेस ही लीड करेगी, कांग्रेस के साथ बाकी दल चलेंगे, तो ये ख़याली पुलाव है। आपको जितना पकाना है, खाना है, खाते रहिए। हवाई किला है, जहाँ रहना है, जैसे रहना रहते रहिए, होने जाने को कुछ नहीं होगा। तो कल मेरी आपकी मुलाकात फिर होगी, इसी द फ्रंट पे और रोज़-रोज़ की बातचीत में मोटे तौर पर मैं कोशिश करता हूँ कि ये कोई अ, पत्रकारों वाला बहुत तैयारी के साथ एक शो ना हो, बातचीत हो। और बातचीत में चीज़ें यहाँ भी रहेंगी, यहाँ भी जाएँगी, फिर वहाँ भी जाएँगी, फिर वो मिलेंगी भी, फिर कहीं और भटकेंगी भी। लेकिन जैसे बतकही होती है, लेकिन बतकही मतलब वाली। बातचीत जो है, वो आपकी पसंद और आपकी समझ वाली। तो ये रोज़ाना करने की मैंने सोची है और कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ हमारी आपकी मुलाकात हो। आज इतना ही कल फिर हम मिलते हैं और फिर कोई नई बात छेड़ते हैं, कोई नया मुद्दा उठाते हैं। नमस्कार।